याद होगा आपको, पुतिन ने कहा था कि जाकर कह दो उसको कि कर दूंगा बर्बाद। जेलेंस्की को जो ये धमकी पुतिन की तरफ से दी गई थी, वही काम पुतिन ने कर दिखाया है। इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि युद्ध का जब 41वां दिन है, तो इस 41वें दिन में बूचा, कीव, मारियोपोल, इरपिन से जो तस्वीरें आ रही है, क्या इन तस्वीरों को वाकई युद्ध का अंतिम परिणाम मान लिया जाए, या फिर ये परिणाम और भी अलहदा हो सकते हैं, ये परिणाम और भी खतरनाक हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला है, यूक्रेन में एक बूचा नहीं कई बूचा शामिल हो गए हैं। हर एक जगह पर अगर लाशों का ढेर नजर आ रहा है, तो सीधे सीधे इसके पीछे जेलेंस्की की वो जिद है जो नाटो में शामिल होने के लिए जिसकी पटकथा लिखी गई, और उस पटकथा का ही परिणाम देख लीजिए कि आज यूक्रेन के लोग ही जेलेंस्की की जिद का परिणाम भुगत रहे हैं। मेरे पीछे वीडियो वॉल में इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो तबाही की गवाही दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक शख्स की जिद ने दरअसल यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। नाटो में जाने की जिद, और दूसरी तरफ पुतिन का अपने राष्ट्रवाद के संकल्प को बरकरार रखने की जिद। इस जिद के बीच में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन रोकेगा इस युद्ध को, और भारत की इन सब के बीच में क्या भूमिका होगी, इन तमाम पहलुओं पर खुलकर करेंगे बड़े चेहरों के साथ बड़ी चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत, और इस वक्त हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जो बता रही है कि यूक्रेन में जेलेंस्की की जिद ने दरअसल यूक्रेन को तबाही के मंजर पर लाकर खड़ा कर दिया है। जाकर कह दो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पुतिन का ये वो फरमान था जो उसकी मंशा की इबारत पहले ही लिख चुका था। उधर पुतिन ने ये धमकी दी, और इधर यूक्रेन में अब तक की सबसे बड़ी तबाही ने दस्तक दे दी। तबाही और खौफनाक खूनी खेल की जिम्मेदारी चेचन लड़ाकों को सौंपी गई। वो चेचन लड़ाके जो अपनी बर्बरता के लिए दुनिया भर में दहशत का दूसरा नाम है। बूचा से आई तस्वीरें रूसी सेना के भेष में आए चेचन लड़ाकों की खूनी बर्बरता की एक एक दास्तान की गवाही दे रही हैं। जहां तहां सड़कों पर पड़े हाथ बंधी लाशें, महिलाओं के शरीर पर पड़े जख्मों के निशान, हर तरफ मौत का सन्नाटा और कब्रिस्तान बना एक शहर। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सिहर उठा। युद्ध के 41वें दिन यूक्रेन जिस मुहाने पर आकर खड़ा है, इसे जेलेंस्की ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। युद्ध की विभीषिका के बीच जेलेंस्की ने बूचा, कीव और इरपिन का दौरा किया। ऐसी डरावनी और अपने ही लोगों की विभत्स लाशें देखकर जेलेंस्की भावुक हो उठे और पुतिन को सीधी धमकी दे दी, इस बर्बरता को कभी भूला नहीं जाएगा और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उधर अमेरिका समेत यूरोप के कई देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध अपराधी करार दे रहे हैं। नाटो में जाने की जेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन को वो जख्म दिया है जिसके निशान बेगुनाह लोगों की लाशें दे रही हैं। यूक्रेन अपने आप में कई बूचा समेटे हुए हैं। तो नाटो में जाने की जिद ने क्या यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है, और दूसरी तरफ रशिया जो कर रहा है कि क्या वो राष्ट्रवाद के संकल्प के लिए आगे बढ़ने के लिए यही वो कदम था जो रशिया को उठाना था। 9 मई की तारीख मुकर्रर की गई। हम बार बार 9 मई का जिक्र करेंगे क्योंकि रशिया ने कहा था कि युद्ध खत्म होगा, लेकिन 9 मई की तारीख होगी। बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है इस 9 मई की तारीख में, और उसके पहले अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या रशिया ने अपने प्री वॉर स्ट्रैटेजी को भी बदल दिया है? ये तमाम सवालात, और इन सवालातों के साथ चलिए सीधे अब आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। हमारे साथ मैं बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करती हूं, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, तेज तर्रार रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने फॉर्मर डिप्लोमेट एसएस बहल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में बहल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में एसपी सर आपके साथ करना चाहती हूं। देखिए, जो भी अभी हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं यूक्रेन के बूचा की, हर जगह जिक्र हो रहा है। बूचा, इरपिन की
कीव, ये वो इलाके हैं जहां ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन सेना ने अब उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके पहले जो रशियन सेना की भेष में आए चेचन लड़ाके थे, उन्होंने वहां पर जो मारकाट की है, जो विभत्स तस्वीरें सामने आई है, क्या युद्ध का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये परिस्थितियों का आना कहीं से भी जायज है क्या सर? देखिए, यूक्रेन मुद्दे पे दो महत्वपूर्ण बिंदु है। मानव अधिकार, मानव की सुरक्षा, उसके जीने का राइट, फंडामेंटल राइट, और दूसरा है रूस का राष्ट्र अधिकार। देखिए, मेरी अपनी विचार है कि रूस सही है यूक्रेन के यदि युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। क्यों बताता हूँ। ये यूएसएसआर का टुकड़ा किसने किया? अमेरिका ने। इराक, ईरान, सब जगह, सीरिया की तबाही कौन मचाता है? यूएसए। जो यूएसए का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो अपना इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने के लिए, धंधा चालू रखने के लिए कौन उपद्रव करता, शांति करता है? यूएसए। 27 मई 1997 को जो संधि साइन हुई थी, जिसमें रूस, अमेरिका सब एग्री किए थे कि 27 मई 1997 के बाद अमेरिका या नाटो में कोई भी सदस्य बनेगा उस दिन, उस तारीख के बाद, तो वो वहाँ पर नाटो के ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं होंगे। क्या नाटो ने, अमेरिका ने इसका सम्मान किया? नहीं। अमेरिका और नाटो यूक्रेन को अपने गिरफ्त में लेके रूस के दरवाजे तक पहुंच रहे थे। आप एक चीज़ बताइए कि यदि अग्नि आपके दरवाजे तक पहुंच गई है तो आप फायर ब्रिगेड बुलाएंगे ना, आप आग को बुझाएंगे ना। वही तो मिस्टर पुतिन कर रहे हैं, उनका क्या दोष है? अब आते हैं मानवता एंगल से। देखिए, सच है, युद्ध एक बहुत ही दर्दनाक, भयंकर और एक चेहरा है जिसमें बहुत लोग की मौत होती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता है, फिर रिफ्यूजी हो जाते हैं। 32 लाख यूक्रेन के रिफ्यूजी हो गए हैं। ये तो तांडव नृत्य है, ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन इस अभिशाप का यदि अकाउंटेबिलिटी फैक्टर कीजिए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अमेरिका, नाटो और जेलेंस्की। जेलेंस्की का राजधर्म क्या है? राजधर्म है कि वो अपने सिविलियंस का जान हानि ना होने दे, सुरक्षित। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसीलिए एस बहल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। देखिए, जैसा कि एसपी सर कह रहे हैं, लगातार एक व्यक्ति की जिद, नाटो में जाने की एक जिद, और उसने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। इस पूरे सिनेरियो में एक चीज समझने वाली है, युद्ध में नुकसान हो रहा है उन लोगों का जिनके लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है, जैसा कि यूक्रेन बार बार कह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस युद्ध का परिणाम तो उसी दिन कहीं ना कहीं से सामने दिख गया था, जब अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को जेलेंस्की ने क्लियर आउट कर दिया था कि उन्हें नाटो में जाना है। और अमेरिका एक तरफ अगर देखे तो अमेरिका बीच में जो अपना फायदा देख रहा है, मुझे लगता है, जहां तक, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग प्लीज यू मे करेक्ट मी, कि ये लड़ाई दरअसल जेलेंस्की यानी यूक्रेन या रशिया के बीच नहीं है। ये लड़ाई तो रशिया और अमेरिका के बीच हो रही है, रशिया और नाटो देशों के बीच हो रही है, क्योंकि यूक्रेन को तो उन्होंने सिर्फ एक कठपुतली बना दिया और उसी का खामियाजा जेलेंस्की की एक जिद। आज हमारे सामने वो तस्वीरें। बहल साहब। बिल्कुल, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया और बड़ी अच्छी सोच और गहरी सोच से आपने बताया है। अगर आप देखें 1949 में नाटो का फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पे नाटो की थ्रेट क्या थी? रशिया थी, कम्युनिज्म थी, सोशलिज्म थी, और 1955 में वॉर्सो पैक्ट बना था। तो जो नाटो की मेन थ्रेट थी वो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थी, जिसमें रशिया सोवियत यूनियन की तरह से एक बहुत बड़ा देश था। लेकिन जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990 में, उसके बाद तो कोई ना सोवियत यूनियन रहा, ना वॉर्सो पैक्ट के कंट्रीज रहे, और सबके सब टूट गए। तो जब वो 15 कंट्रीज में सोवियत यूनियन बन गया, तो नाटो की थ्रेट क्या थी? क्यों नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करता रहा अमेरिका? अमेरिका ही एक देश है जो इसको नाटो को पुश करता है हर जगह पे। अमेरिका ही एक देश है जो कहीं पे भी हॉटस्पॉट हो तो उसमें चिंगारी हो तो वो आग लगा देता है। तो आप चाहे वो कोई भी जगह दे। जी, तो चिंगारी अमेरिका लगाता है और खामियाजा। जी, जल्दी से सर। जी, एक चीज, हाँ, यूक्रेन एक मोहरा है, इसके अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है।
और जो यूक्रेन को उकसाया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब युद्ध हुआ तो यूक्रेन ने देखा उनके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेले खड़े हैं, सिर्फ इक्विपमेंट आ रही है। और जो मेन रोल है अमेरिका का वो ये है तब तो फिर जेलेंस्की को सर ये समझ लेना चाहिए था, तब तो फिर जेलेंस्की को ये समझना चाहिए था, बट स्टिल ही इज ऑन द सेम पाथ। उनके लोग अगर मर रहे हैं, वो अगर फिर भी उसी पाथ पर है, तो कहना चाहिए कि एक आदमी की जिद है जो अपने ही लोगों को मरवा रही है। इन सबके बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग आ रही है, एक वॉर ब्रेकिंग का रुख करेंगे इस वक्त। सबसे बड़ी और अहम खबर, युद्ध के बीच लुहांस्क के गवर्नर का एक बड़ा दावा सामने आया है। लुहांस्क में रूस ने नाइट्रिक एसिड टैंक पर हमला किया है। गवर्नर की नागरिकों से अपील है कि शेल्टर्स से बाहर नहीं आए, अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें। ये बहुत बड़ी और अहम खबर हो जाती है। युद्ध के बीच लुहांस्क का गवर्नर का ये बड़ा दावा है। लुहांस्क में रूस ने नाइट्रिक एसिड टैंक से हमला किया है और गवर्नर की नागरिकों से अपील है कि शेल्टर्स से बाहर नहीं आए, वो अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद करके रखें। और सीधे सीधे एसपी सर आपके सामने आपके पास आते हुए देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं, लगातार ये कहा जा रहा था कि इस युद्ध में केमिकल अटैक्स भी हो सकते हैं, और अगर ये तस्वीरें भी सामने आती है, ये खबर भी सामने आती है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है, युद्ध में मॉरल वैल्यूज काम नहीं करता है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर में साम दान दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इस बिंदु के बाद जब आप मुझे मौका दीजिएगा तो मैं बताना चाहता हूं कि रशिया का ये ऑपरेशनल प्लानिंग में क्यों कमी है, और रशिया का लॉजिस्टिक प्लानिंग में क्या कमी है, और जो रसपुतित्सा एक शब्द है यूक्रेन में, जो साल में 2 बार इतना बर्फ़ गिरता है कि रोड कंडीशंस मडी हो जाता है, उसका क्या रोल है। उसको लोग कहते हैं कि नेपोलियन को हराया जनरल मड ने, मड मतलब कीचड़। हिटलर को हराया जनरल मड ने, जनरल कीचड़ ने। रूस जब विड्रॉ कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको कौन कष्ट में डाला, जनरल कीचड़ ने। तो सवाल ये है कि इतिहास से जो नहीं सीखता है, रूस में कहीं मुझे लगता है ऑपरेशनल प्लानिंग में गलती हुई है, वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। बट सवाल ये है कि मॉरल वैल्यूज़ की बात करें कि केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर बैंड है। क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने 30 बायो लैब्स यूक्रेन में जेलेंस्की को पैसे दे के ब्राइब करके, और जेलेंस्की ने प्रॉमिस किया कि ये हम पब्लिक डोमेन में नहीं आने देंगे, ये गोपनीय रहेगी, इसका कोई गवर्नमेंट एजेंसी मॉनिटर नहीं करेगा, पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं। ये कैसा राष्ट्रपति है? बायोलॉजिकल लैब में आज वुहान में हमने देख लिया कि क्या 2 साल लोग परेशान हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है। मेरी खुद पत्नी को कोविड से चली गई। मतलब इस बर्बादी कौन भरपूरी करेगा? चीन। तो सवाल है कि वो यदि बायो लैब में लीक करता है तो यूक्रेन की क्या हालत होगी? क्या अब एक प्रेसिडेंट अपने सत्ता में रहने के लिए इस देश को इस तरह से खतरे में डाल सकता है? तो मॉरल वैल्यूज नहीं होता है। जेलेंस्की हैज टू बी क्रश्ड, यही जरूरी है, क्योंकि यदि और जल्दी से जल्दी सेना को चाहिए कि जेलेंस्की को है कि आप साइड में हटो। लेकिन माय क्वेश्चन इज दिस सर, अगर रशिया ये जेलेंस्की को एक सबक सिखाने के लिए कदम उठा रहा है, और ये कहा जाता है कि पहला जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, दैट हैज टू डीमिलिटराइज द सेक्शंस, क्या इसके बाद अगर लोगों को निशाना बनाया जाने लगा तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं से यूक्रेन ने एक जवाब तो दिया और उसी वजह से रशिया को अपनी प्री वॉर स्ट्रैटेजी में एक बदलाव करना पड़ा है? लावनी, जब देखिए, रशिया के 3 मेन एम थे। पहला एम था न्यूट्रलिटी का, दूसरा एम था डीमिलिटराइजेशन का, और तीसरा एम था डीनाजिफिकेशन का, और चौथा एम था लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाने का। वो हर चारों एम में वो आगे बढ़ता जा रहा है। न्यूट्रलिटी के लिए अब कहीं ना कहीं तैयार हो गया है यूक्रेन। दूसरा डीमिलिटराइजेशन, काफी हद तक उनकी मिलिट्री को उसने तबाह और बर्बाद कर दिया। तीसरा, जो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे थे कि क्या उसकी फोकस सिविलियन टारगेट्स पे आ गया, नहीं, लेकिन जेलेंस्की ने सिविलियंस को आर्म किया है। सिविलियंस को बोला है कि आप लड़िए रशिया के अगेंस्ट। अगर सिविलियंस आर्म्स पकड़ लेते हैं और रशिया के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो क्या रशिया के पास कोई चॉइस रह जाएगी कि वो सिविलियंस को ना अटैक करे? लेकिन बट द पॉइंट इज दिस कि अगर छोटे बच्चे या महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, क्या छोटे बच्चे जो 5 साल के, देखिए जो अपनी जगह पर कर रहे हैं, हर कोई अपनी जगह पर ठीक है, बट एसपी सर, अगर 5 साल के छोटे बच्चे को मार दिया जाता है, अगर 4 महीने के छोटे बच्चे को मार दिया जाता है, तो उनका क्या कसूर था? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लावनी, ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। युद्ध एक बुलडोज़र है। जब बुलडोज़र चलता है तो उसके चक्के, उसके पत्थर के नीचे बहुत लोग क्रश हो जाते हैं।
उसमें इनोसेंट बच्चे, मैं तो वीडियो देखा हूँ, एक बच्चा चॉकलेट बाएं हाथ में लेके चलता जा रहा, अकेले है। उसका बेचारे का क्या दोष है? उसको जेलेंस्की से क्या लेना देना है, पुतिन से क्या लेना देना है, बाइडेन से क्या लेना देना? कुछ नहीं। वो तो विक्टिम है। जेलेंस्की वो तो भाग जाएगा कहीं पे। उस बच्चे का भविष्य क्या है? वो पेरेंट्स से अलग है, कहाँ सोएगा बेचारा रात को, कौन खाना देगा? ये मानवता का तो बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये बर्बरता तो होती है, ये तांडव नृत्य होता है, लोग सफ़र करते हैं, गलती करता है राजा, सफ़र करती है जनता, प्रजा। ये तो इतिहास है, ये तो प्रकृति का नियम है, तो वही हम देख रहे हैं। ये बहुत दुखदाई है। यूक्रेन लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है। जो हो रहा है सही नहीं है, लेकिन उनको पकड़ना, जिसको पकड़ना चाहिए उनको पकड़ना चाहिए, जेलेंस्की को, जो कि दोषी है। इस मकाम पे कौन लेके आया है यूक्रेन को? जेलेंस्की। पूरा षड्यंत्र जेलेंस्की का है। ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट। यूक्रेन की सेना को कहना चाहिए, जेलेंस्की आप साइड हटो और शांति वार्तालाप के टेबल पे बैठो। लेकिन अब तो सवाल ये है ना कि इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है, जेलेंस्की को अब मिलेगा क्या? क्योंकि जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि ठीक है, अब मैं नाटो में नहीं शामिल होऊंगा, बट हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद फिर से धमकी दे देना कि हम कदम पीछे नहीं करेंगे। ये जेलेंस्की का बार बार जो बदलाव आ रहा है, वो किस तरफ लेकर जाएगा यूक्रेन को, हम जाने समझेंगे आप दोनों से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करते हैं वॉर ब्रेकिंग का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, यूक्रेन का रूस पर नागरिकों की निर्मम हत्या का आरोप है। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का संबोधन भी होना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जेलेंस्की संबोधित करेंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस पर अपना पक्ष रखेंगे। यूएन का क्या रुख रहता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे समय में हो जाता है, क्योंकि लगातार जब हम देख रहे हैं तो यूक्रेन की बातें हर कोई कर रहा है, बट रशिया की बात कौन करेगा? रूस पर और कड़ी पाबंदियां, इन सब के बीच अमेरिका ने लगाने की जिम्मेदारी उठा ली है। ऑस्ट्रेलिया भी व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का फरमान दे रहा है। कई देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल यह भी कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी यूएस हो या फिर यूरोप के दूसरे देश हो, वो अब भी नेचुरल गैस के लिए और पेट्रोल के लिए अगर रशिया पर डिपेंडेंट है और खरीदारी जारी है, तो सवाल यह भी है कि कौन दोगले चरित्र का है। एसपी सिन्हा सर, पहले आपका कमेंट और फिर बहल साहब आपके पास आती हूं। किसका दोगला चरित्र नजर आ रहा है? दोमुहा चरित्र मैं सीधे एक लाइन में बताना चाहता हूं। अमेरिका हिंदुस्तान को कहता है कि आप यदि तेल खरीदोगे रूस से तो इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा, और 7 दिन पहले खुद 25% ज़्यादा खरीदा है तेल रूस से। तो ये क्या है? इसको क्या बोलती हैं? तुम तेल खरीदो तो तुम सही, हम तेल खरीदे तो हम भयंकर स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह का जो अमेरिका की जो ब्लाइंड होके अपना सोचता है कि मैं सुपर पावर हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कानून मुझ पर लागू नहीं होता और लोग अंधे हैं, ऐसा नहीं चलता है। विश्व अब जाग गया है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं किसी देश का एंटी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ विश्व में समस्या होती है उसमें अमेरिका का हाथ होता है। तो आप मेरे घर के दरवाजे पे आ जाइए और हम बोले हम कुछ करें, रिटेलिएट करें, तो मानवता का प्रश्न उठ जाता है। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? क्या पुतिन अपने देश को सुरक्षित ना करे? मैं बताता हूँ कि यदि नाटो का सदस्य बन जाता जेलेंस्की, तो खतरा तो उसके द्वार पे आ गया। तो फिर क्या गारंटी नहीं है कि फिर बल्कनाइजेशन होगा अमेरिका, ये रूस का? तो क्या ये मिस्टर पुतिन लायक? मिस्टर पुतिन बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व हैं, वो सब जानते हैं, इंटेलिजेंस में नौकरी कर चुके हैं कि केजीबी में। ठीक है, तो इस सिचुएशन में एस बहल साहब, व्हाट इज द वे आउट? क्योंकि रशिया का स्टैंड, जैसे एसपी सर कह रहे हैं, आप भी उससे पूरी तरह से सहमत हैं, तो फिर व्हाट इज द वे आउट? कौन रोकेगा? मुझसे पूछ रही हैं? मैं एस बहल साहब से पहले जी। देखिए, अभी वॉर अपने टर्मिनल स्टेजेस पे है। जो रशिया चाहता है 80% उसके एम ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब वो डॉनबैस को लिबरेट करने के लिए ही लड़ रहा है। ये अगले कुछ दिनों की ही लड़ाई रह गई है, और जो मेरी अपनी एस्टिमेशन है कि हफ्ता और 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई संधि दोनों के बीच में हो जाएगी। इसी वजह से सिक्योरिटी गारंटी के लिए यूक्रेन ने भी एक डेलीगेशन को तैयार कर लिया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, जस्टिस मिनिस्टर और बहुत सारे और लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब जेलेंस्की को भी लग रहा है कि अगर और आधा तो यूक्रेन कपड़ा और बर्बाद हो चुका है। लेकिन बहल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने ये सुना कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ठीक है, संधि के लिए बना भी रहे हैं, वो ग्रुप्स भी बना रहे हैं, मिनिस्टर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट अभी 24 आवर्स पहले जेलेंस्की का आया कि मैं छोड़ूंगा नहीं,
जो कुछ रशिया ने किया है हमारे साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मतलब एक तरफ तो आप आग लगा रहे हैं, दूसरी मतलब पेट्रोल डाल रहे हैं आग में, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास पानी भी, हम पानी भी डालेंगे। ये कैसे, ये कंपैटिबल तो हो ही नहीं सकता ना। ये देखिए स्ट्रेटेजिक लीडर नहीं है जेलेंस्की। जेलेंस्की एक एक्टर रहे हैं Exactly. और हर जगह पे, वो भी एक कॉमेडियन, एक कॉमेडियन की जिद ने अपने लोगों को ही मरवा दिया, कहना यही चाहिए। मैं इतना स्ट्रांगली तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने लोगों को जरूर मरवा रहे हैं जब वो डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स को स्ट्रीट्स के अंदर रखते हैं और कहते हैं कि स्ट्रीट्स फाइटिंग होगी और हम रशिया को दिखाएंगे, और माइन खुद भी करते हैं सारे स्ट्रीट्स को, तो कहीं ना कहीं उनके अपने लोग भी तो मरेंगे। ये चीज क्यों नहीं देख रहे वो? और वो देख रहे हैं, इसी वजह से अब वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सॉल्यूशन होगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि लड़ाई अपने टर्मिनल स्टेजेस में है। जिस दिन डॉनबास लिबरेट हो गया, मारियोपोल ले लिया इन्होंने और खेरसोन पे कंट्रोल रहा, ये वॉर खत्म हो जाएगा। देखिए मैं इसमें एक सवाल अपना जोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी बहल साहब ने कहा कि वो स्ट्रांगली नहीं बोल सकते, बट मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि जेलेंस्की, आप लोगों को याद होगा एक प्ले किया करते थे वो, और उसमें खुद वो प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने सोचा कि ये भी एक प्ले ही है, और इस बार जो प्ले उन्होंने करने की कोशिश की अपने ही लोगों के साथ कर लिया, और इसीलिए उनको एक कॉमेडियन कहा गया। जब लावनी, जब आप युद्ध लड़ते हो तो एक जो युद्ध होता है ग्राउंड जीरो पे, उसके अलावा भी युद्ध कई प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का स्ट्रेटजी लगाता है। हाँ ना, शांति चाहते हैं फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब की बात करता है। वो दिखाना चाहता है कि मैं वॉरियर हूँ, मैं छोड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ता रहूँगा, आई पुट इन माई बेस्ट, मैं ऐसे सरेंडर नहीं करूँगा। लेकिन ये तो मूर्खता है, ये तो धृतराष्ट्र वाली स्थिति है कि आप ब्लाइंड हो सिचुएशन से कि यथार्थ क्या है, ग्राउंड जीरो पे परिस्थिति क्या है। अरे तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने लोगों को बर्बाद कर दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया, तुमको मिला क्या? अमेरिका ने तुम्हारे कंधे से फायर किया, तुमको मिला क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं जेलेंस्की से, क्या मिला तुमको? तुम नाटो ज्वाइन करना चाहते, वो नहीं कर सकते। तुम्हारा मिलिट्री जो कमजोर हो गया है, वो इतना जो बर्बादी है उसको फिर से कौन खड़ा करेगा? अमेरिका। और किस कॉस्ट पे करेगा? फिर अपना सामान बेचेगा, फिर अपने कंपनीज को भेजेगा। तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी, मेरा ख्याल है। दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी की मुझे पंक्तियाँ याद आती है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, और संस्कृत में है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मेरा ख्याल है जेलेंस्की उसी का विक्टिम है। ही इज़ अ होपलेस लीडर, ही इज़ डिसग्रेस टू यूक्रेन के लिए वो कलंक है, और वो शनि और राहु केतु की तरह यूक्रेन को खाया जा रहा है। लेकिन ये जो परिस्थितियां बनी हुई है, उस परिस्थिति में किसी को तो आकर गुरु की भूमिका निभानी होगी ना सर। गुरु की भूमिका में क्या आप भारत को देख पा रहे हैं? एकदम। आज मोदी जी के कारण जो भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनी है, वो अनोखी है। न भूतो भविष्यति में, और आगे चले तो बहुत बढ़िया होगा, भूतकाल में तो ऐसा नहीं हुआ था। तो लोग अब हिंदुस्तान को आदर के साथ देखते हैं, और देखते हैं कि हिंदुस्तान जो कुछ कहेगा तो लोग सुनेंगे। जब तालिबान हमारी बात सुनने के लिए तैयार होता है तो समझिए कि हमारी क्या ख्याति हो गई है। तो मेरा ख्याल है एक बहुत सकारात्मक रोल हिंदुस्तान अदा कर सकता है। हिंदुस्तान ने 6 पॉइंट प्रोग्राम दिया है मिस्टर जयशंकर ने शांति के लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। यस बहल साहब, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल जी। देखिए, इंडिया हमेशा शांति का दूत रहा है। इंडिया हमेशा किसी की भी साइड नहीं लेता, न्यूट्रल रहता, और वही उन्होंने दिखाया इस बार। इंडिया कहता लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि लड़ाई रुकनी चाहिए। और इंडिया हमेशा कहता है कि जो भी इश्यूज हैं, आपके मतभेद हैं, उनको बैठकर बातचीत से सुलझाइए, और वही हो भी रहा है अभी। और टर्की इसमें और इजराइल इसमें इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत हमेशा ये कहता है कि हम मध्यस्थता इसलिए नहीं लेते कि हम चाहते हैं अगर आप दोनों आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो हो सकता है आप जल्दी उसको सॉल्यूशन पे लेके आए। बिल्कुल, भारत सपोर्ट करेगा। लेकिन चलते चलते आप दोनों से मैं चाहूंगी 5 सेकंड पे इस पर कमेंट जरूर करें। बहल साहब, आपके साथ ही पहले ले लेती हूं कमेंट कि यूएन में जेलेंस्की का संबोधन होने वाला है। यूएन ने हमेशा से उस बात को रखा जो अमेरिका ने किया। क्या यूएन रिफॉर्म की भी जरूरत है इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए? बिल्कुल है। यूएन पूरा पश्चिमी देशों से कंट्रोल्ड है, मैक्सिमम फंडिंग उसको अमेरिका से मिलती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर चाहे और युद्ध को रोकने के लिए तो यूएन होना चाहिए। युद्ध को रोकने की तरफ उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। 2 सुधार की जरूरत है। यूएनएससी का फंक्शनिंग का रूल ऑफ मेजॉरिटी हो। एक देश पूरा बुलडोज करके कोई भी प्रपोजल को ऐसे खत्म नहीं कर सकता है। दूसरा, जो यूएनएससी की सदस्यता है
उसका विस्तार किया जाए और हिंदुस्तान उसका सदस्य हो। हिंदुस्तान उसका सदस्य हो, क्योंकि आज हिंदुस्तान के हाथ में वो चाबी है जो इस तरीके के युद्ध पर ताला लगा सकती है। और ये बात हर कोई समझ रहा है, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं वो है जेलेंस्की। अपने ही लोगों को मारने पर और मरने पर उतारू हो गए हैं। क्या जेलेंस्की अब भी इस परिस्थिति को देखने के बाद कोई बदलाव करेंगे? क्या ये युद्ध रुकेगा? 41वां दिन हो चुका है। ये दिन कब खत्म होंगे, इसका इंतजार पूरे विश्व भर को है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी और अहम खबर हो जाती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच 41वां दिन है और ये 41वां दिन सीधे सीधे यूक्रेन की बर्बादी की, तबाही की गवाही दे रहा है। ये बर्बादी जो सीधे सीधे पुतिन ने कहा था ना कि बर्बाद कर दूंगा, जाकर कह दो उसको, पुतिन ने कर दिया है। लेकिन पुतिन ने क्यों किया है, बीते आधे घंटे में आपने समझ लिया होगा। राष्ट्रवाद से बड़ी संकल्पना कोई नहीं होती और उसी राष्ट्रवाद का प्रण लेते हुए पुतिन अगर अपनी सीमा, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं तो वो पूरी तरह से जायज है। लेकिन अपने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए, जेलेंस्की अपने जिद के लिए अगर अपने लोगों को मारने पर उतारू हो रहे हैं, मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।